वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बंगाल में अंग्रेजी शक्तियों का विकास किस प्रकार होता है। अंग्रेजी शक्ति कहने का तात्पर्य है यूरोपीय कंपनियां। आपने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है कि भारत में अलग अलग यूरोपीय कंपनियां आती हैं व्यापार के उद्देश्य से, परंतु धीरे धीरे उनका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है और वो भारत की राजनीति में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफल होती हैं। अगर बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी जो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। उसके बाद डच आए थे। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली थे, फिर डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश, फ्रांसीसी एंड स्वीडिश। ये यूरोपीय कंपनियां थी जो क्रम से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा। ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि क्रम क्या है ना। और वनडे एग्जाम में कई बार ऐसा पूछता है कि सबसे पहले आने वाली कंपनी कौन थी, तो पुर्तगाली थी। सबसे पहले जाने वाली कंपनी कौन थी, तो ये डच थी। और सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी कौन थी, पुर्तगाली थी। ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है। तो आज की कहानी में हम लोग ये सीखेंगे कि जो अंग्रेजी शक्ति होती है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, वो भारत के राजनीति में किस प्रकार अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो भारत की राजनीति कहने से पहले उसे बंगाल में हम लोग समझेंगे कि बंगाल में उनका प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है। अगर बंगाल में उनके प्रभुत्व की बात करें तो आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे कि प्लासी और बक्सर, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, है ना, और बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ये दो प्रमुख युद्ध होते हैं। देखिए, प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनको वहां पर 3 गांव का राजस्व प्राप्त होता है, मतलब 3 गांव की दीवानी उनको मिल जाती है। वहीं पर बक्सर का युद्ध होने के बाद उनको पूरा बंगाल कहने का मतलब है कि उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आज का बांग्लादेश, सब बंगाल के दायरे में आता था। उनको बंगाल की पूरी तरीके से दीवानी प्राप्त हो जाती है और बंगाल के साथ फिर मतलब बंबई और मद्रास, इसकी भी दीवानी उनको बाद में आगे धीरे धीरे मिल जाती है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं घटित होती हैं, है ना। तो इस क्रम में अगर हम लोग चीजों को शुरू करेंगे तो थोड़ा सा पीछे की घटना पर नजर डालते हैं कि इससे पहले क्या हुआ। तो देखिए, सन 1600 ईस्वी में, देखिए 1600 की बात करेंगे, हम लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ रखा है क्या घटना हुआ था। देखिए, 1600 में अगर भारत और विश्व की बात करेंगे तो भारत में जो केंद्रीय सत्ता है वो अकबर के हाथ में। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, थोड़ा सा एक लिंक बना रहे ताकि चीजें सही से चले। जो व्यापारिक सत्ता है, व्यापारिक मतलब व्यापार का नियंत्रण किसके हाथ में, तो उसमें व्यापार का नियंत्रण पुर्तगालियों के हाथ में। आपने कारतज व्यवस्था, फितोरिया व्यवस्था, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सब नाम आपने सुना होगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी का गठन होता है ब्रिटेन में, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, है ना। ये कंपनी गठित होती है लंदन में। अब वहां पे क्या होती है, महारानी एलिजाबेथ इस कंपनी को 15 वर्ष का एकाधिकार भी देकर के भारत में भेजती है ना। फिर वो कंपनी भारत में आती है। अब एक चीज आप समझिएगा कि पुर्तगाली पहले से व्यापार कर रहे हैं और एक कंपनी अब बाद में आ रही है, तो पुर्तगाली ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंपनी स्थापित हो और हमें थोड़ा सा नुकसान हो। अब देखिए, पुर्तगाली जब अकेले व्यापार कर रहे थे, या कोई भी कंपनी कहीं पर अकेले व्यापार करेगी तो उसकी पूरी तरीके से मोनोपोली रहेगी मार्केट पर। तो अब भारत के भी शासक चाहते थे कि पुर्तगाली की मोनोपोली को थोड़ा सा कम किया जाए, तो लोग क्या करते हैं, अंग्रेजों को आज्ञा देते हैं कंपनी स्थापित करने की। सबसे पहले उनको सूरत में कंपनी स्थापित करने की आज्ञा मिलती है जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में। जहांगीर क्या करते हैं, मतलब जहांगीर उस समय शासक थे, वो पुर्तगाली का ब्रिटिश को कंपनी स्थापित करने की आज्ञा देते हैं, लेकिन जो पुर्तगालियों का दबाव होता है इसके कारण ये कंपनी स्थापित नहीं हो पाती। ठीक, तो सबसे पहली कंपनी जो अंग्रेज बनाते हैं 1611 में बनाते हैं मसूलीपट्टनम में, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो ये सूरत वाला परमिशन मिला था ये 1613 में बन करके कंप्लीट हो गया। देखिए, 16 आज्ञा मिला था 1608 में कि आपको कंपनी बनाने की परमिशन मिल गई, आप बना सकते हैं, लेकिन पुर्तगाली दबाव देते हैं तो फिर वो रुक जाता है ना। तो 1611 में जो कंपनी बनती है मसूलीपट्टनम में बनती है, और जो सूरत में पहले आज्ञा मिला था 1613 में बन करके तैयार हो जाती है। तो आज भी यही माना जाता है कि सबसे पहली कंपनी सूरत में स्थापित हुई थी। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, अलग अलग समय पर अलग अलग शासक कुछ छोटी छोटी वरीयता देते चलते हैं, जिससे आगे धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होता है कि अंग्रेज पूरी तरीके
तरीके से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो इस क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से छूट मिलता है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 1632 ईस्वी में, है ना, मैं इसी स्लाइड पर पूरा लिख रहा हूँ, आप समझ के चलिए कि ये सब पीछे की कहानी हम लोगों ने पढ़ रखा है, बस एक लिंक डेवलप कर रहे हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के एक शासक होते, वो इन लोगों को एक फरमान सुनाते हैं या फरमान देते हैं, मतलब ऐसे समझिए सहूलियत देते हैं कि आप 500 पगोडा, है ना, पगोडा क्या होता था, डचों के द्वारा बनाई गई सोने की सिक्के हुआ करती थी, कि 500 पगोडा के तहत आप पूरी तरीके से गोलकुंडा पर वार्षिक व्यापार कर सकते। देखिए 1632 ईस्वी में अभी गोलकुंडा पर इनको मिल रहा है फरमान, या 500 पगोडा दीजिए और क्या कीजिए कि पूरे गोलकुंडा पे आप व्यापार कीजिए। फिर 1639 ईस्वी में क्या होता है कि चंद्रगिरी के राजा रहते हैं, ये 12,000 रुपए पर इनको मद्रास पूरी तरीके से पट्टे पर दे देते हैं। देखिए कहानी धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले मतलब 1632 ईस्वी में 500 पगोडा पर इनको गोलकुंडा में व्यापार की छूट मिलती है। फिर 1639 में क्या होता है कि चंद्रगिरी के राजा होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मतलब पूरी तरीके से इनको 12,000 रुपए पर मद्रास पट्टे पर देते हैं कि आप मद्रास ले जाइए, मद्रास में व्यापार कीजिए। फिर इसके बाद क्या होता है 1651 ईस्वी में हुगली में इनकी कोठी स्थापित होती है, फिर कासिम बाजार में स्थापित होती है, पटना में स्थापित होती है ना, ये सब चीजें चलती रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया, बात समझते हैं। देखिए बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में प्राप्त होती है, मतलब 1651 में इनको व्यापारिक, अभी हम लोगों ने बात किया ना कि मतलब हुगली, कासिम बाजार, पटना, ये सब चीज। देखिए तो व्यापारिक छूट 1651 में प्राप्त हुई जब ग्रेबियन बांटन ने, जो कि अंग्रेजों के बंगाल सूबेदार, अंग्रेजों जो कि बंगाल के सूबेदार शाह सूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था। कहानी समझिएगा। देखिए अंग्रेजों की तरफ से कौन है, बांटन, है ना, ग्रेबियन बांटन है ना, और ये सूबेदार शाह सूजा के साथ दरबार में रहा करता था और एक चिकित्सक था, है ना, ने इसने क्या किया, एक अंग्रेजी लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया, है ना। देखिए क्या होता है कि 1651 ईस्वी में ग्रेबियन बांटन ने शाह सूजा से एक लाइसेंस प्राप्त किया। क्या लाइसेंस में लिखा था कि 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। देखिए अभी यहाँ पे कर मुक्त अनुमति मिली, तो यहाँ से क्या क्या चीज आपको याद रखना है। देखिए ग्रेबियन बांटन, है ना, ग्रेबियन बांटन ये क्या है, ये चिकित्सक है, किसके दरबार में, ये शाह सूजा के दरबार में है। 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले इसे क्या होता है कि पूरे बंगाल में व्यापार की छूट मिल जाती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए 1656 ईस्वी में दूसरा निशान मंजूर किया गया, जिसके तहत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि मिल गई, किंतु शाह सूजा के उत्तराधिकारियों ने इस निशान को अपने ऊपर लाजमी नहीं समझा। देखिए शाह सूजा ने तो ये मतलब मंजूर कर दिया, लेकिन जो शाह सूजा के उत्तराधिकारी थे इसे मतलब वो अपने ऊपर लागू नहीं मानते। अब देखिए कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया, जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। अब देखिए ये कौन है भैया, शाइस्ता खां है। शाइस्ता खां ने क्या किया, 1672 ईस्वी में एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि जिससे इन्हें कर अदा ही नहीं करना है। तो देखिए अब कहानी समझते चलिएगा। 1651 में क्या होता है कि बांटन, है ना, बांटन क्या होता है, एक चिकित्सक होता है, वो शाह सूजा के साथ कुछ तालमेल बनाता है, जिससे क्या होता है कि उनको ये छूट मिल जाती है कि 3,000 रुपए में आप पूरी तरीके से व्यापार कर सकते हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब, है ना। इसके बाद 1656 में एक निशान मिलता है, लेकिन शाह सूजा के उत्तराधिकारी उसे नहीं मानते। शाइस्ता खां इन्होंने क्या कर दिया कि कर मुक्त कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 1672 ईस्वी में कर मतलब उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे कहानी समझिएगा। फिर धीरे धीरे जब कहानी आगे चलती है ना, औरंगजेब का समय आ जाता है। अब आपको पता होगा कि मुगल सत्ता का जो सबसे अंतिम प्रभावी शासक थे वो शासक था औरंगजेब था। अब 1680 में क्या होता है कि औरंगजेब जजिया अप्लाई करता है। जजिया आपको पता होगा, ये 1.5% का जजिया अप्लाई करता है ना। अब 1.5% का जजिया अप्लाई करता है तो फिर क्या होता है कि इसमें जो ब्रिटिश कंपनी थी ना, वो जजिया देने से मतलब एक तरीके से क्या होती है, मुकर जाती है। देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या क्या डेटा दिया। पहले बादशाह ने, औरंगजेब ने 1680 में एक फरमान जारी किया, जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग न करे, न उसके व्यापार में रुकावट डाले, है ना। यहाँ पे तो ये बात है। अब साथ में क्या होता है कि 1.5% का जजिया अप्लाई किया जाता है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आप इसको समझ लीजिएगा। अब जजिया अप्लाई करता है कि तो अंग्रेज की तरफ से क्या होता है कि ऐसे समझिएगा, धीरे धीरे बातें चलती रहती है। सर जॉन चाइल्ड, ये नाम याद रखिएगा, नाम तो चाइल्ड है लेकिन काम एकदम बड़ों वाला करता है ना। सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया, है ना, इसने मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया। जब मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया, भैया औरंगजेब को गुस्सा आया, है ना। फिर औरंगजेब ने क्या किया कि 1686 ईस्वी में
जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को ना बंगाल से एकदम खदेड़ दिया। देखो यहाँ पे है ना, देखिए अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, है ना। लूट लिया मतलब वही बात है कि इसके ऊपर अटैक कर दिया, मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वो हुगली से भाग गया। ये इस 2 लाइन की पूरी कहानी समझिएगा, है ना, पूरी कहानी समझिए। कहानी ऐसे चल रही है कि औरंगजेब ने क्या किया, मतलब ये बोल दिया कि कंपनी को व्यापार करने के लिए कोई तंग ना करे, साथ में इसने 1.5% का जजिया अप्लाई कर दिया, है ना, कि आपको जजिया देना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजों की तरफ से जॉन चाइल्ड, है ना, जॉन चाइल्ड, देखिए नाम चाइल्ड है ना, इसने क्या किया कि इसने अंग्रेजों के ऊपर, सॉरी, मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया। जब मुगलों के ऊपर अटैक कर दिया, है ना, बंगाल लूटने के लिए किसी भी उद्देश्य से, तो अटैक करने के बाद क्या होता है कि अब औरंगजेब गुस्से में आता है और इसे पूरी तरीके से हुगली से खदेड़ देता है ना, मतलब हरा करके एकदम भगा देता है। जब ये हुगली से खदेड़ देता है तो अंग्रेज भाग करके एक द्वीप का नाम याद रखिएगा, फुल्टा, है ना, फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर के सब छिप जाते हैं, है ना, फुल्टा नामक द्वीप पर छिप जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है जॉब चार्नॉक की, आपने नाम सुना होगा जॉब चार्नॉक, है ना, ये कलकत्ता के, मतलब ऐसे समझिएगा, ये कलकत्ता का क्या होता है, संस्थापक होता है, साथ में इसी ने फोर्ट विलियम की भी स्थापना किया था, है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है कि जब इसको खदेड़ दिया जाता है तो जॉब चार्नॉक आता है ना, देखिए यहाँ पे दिया है कि 1687 ईस्वी में कि शरद ऋतु में स्तुति नाती में लौटे और आज्ञा मिल गई, है ना, जॉब चार्नॉक। देखिए अब यहाँ पे जब ये फुल्टा नामक द्वीप पर छिप जाते हैं तो यहाँ से एक आदमी अंग्रेजी होता है, उसको जॉब चार्नॉक को भेजा जाता है ना। तो जॉब चार्नॉक आकर के क्या करता है कि इनसे मतलब विनती निवेदन करता है औरंगजेब से, गलती हो गई, मतलब जो भी है वो अपना निवेदन करता है। तो औरंगजेब क्या करता है कि 1.5 लाख का जुर्माना लगाता है ना, 1.5 लाख का जुर्माना लगाता है और जुर्माना लगा करके इन लोगों को वापस मतलब दे देता है, इनकी जो जीती हुई चीजें इनको वापस दे देते हैं। तो अब देखिए जब यहाँ पे उसको चीजें मिल जाता है तो अब आगे क्या होता है, देखिए अंग्रेजों को 1687 ईस्वी को शरद ऋतु में स्तुता नाती में लौट आने की आज्ञा मिल गई, है ना। जॉब चार्नॉक ने अगस्त 1690 ईस्वी में स्तुता नाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए फरवरी 1691 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के उत्तराधिकारी इब्राहिम खान ने एक फरमान जारी किया जिसके अनुसार अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले चुंगी कर की अदायगी से मुक्ति मिल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1691 ईस्वी में शाइस्ता खान का उत्तराधिकारी कौन है, इब्राहिम खान, इसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिससे कि मतलब जो 3000 रुपए का वार्षिक चुंगी था इससे भी इनको छुट्टी मिल जाती है। आगे वर्धमान जिले में एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई, है ना। शोभा सिंह का विद्रोह होता है जिससे क्या होता है कि इनको अनुमति मिल जाती है, भैया आप किलेबंदी कर सकते हैं, है ना। बंगाल के सूबेदार अजीम उनसान, है ना, ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त की जिसके बदले में इन 3 गांवों के मालिकों को 1200 रुपए देने पड़े। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अजीम उनसान, है ना, अजीम उसान, है ना, इस नाम को याद रखिएगा। इसने क्या किया था, अंग्रेजों को 3 गांव दिया था। 3 गांव कौन कौन, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर इसने प्राप्त किया था, है ना, मतलब दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे देखते हैं। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उस वक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। देखिए यहाँ पे जो इसको गांव मिलता है ना, तो यहीं पे क्या होता है कि जॉब चार्नॉक 1700 ईस्वी में क्या करता है कि फोर्ट विलियम किले का निर्माण करता है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे जब वो फोर्ट विलियम किले का निर्माण करता है तो इसको याद रखिएगा, वहां पे जो सबसे पहला प्रशासक बना था उसका नाम चार्ल्स आयर था, है ना, चार्ल्स आयर कहीं पर दिया होगा, है ना। फोर्ट यहाँ पे देखिए लिखा है सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ। 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया जो 1774 से 1911 तक ब्रिटिश भारत के अधीन रहा था। तो यहाँ पे धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। देखिए इसमें क्या क्या पैटर्न चल रहा है तो आप थोड़ा सा सबको एक साथ समझ लीजिएगा। अगर एक साथ समझने की बात करेंगे तो कहानी कुछ ऐसी चलती है कि 1600 में क्या होती है कि एक कंपनी व्यापार करने के लिए आती है ना, व्यापार करने के लिए आती तो उसका कार्यकाल ठीक ठाक चल रहा होता है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक इसको फरमान देते हैं कि भैया आप 500 पगोडा दीजिए और साल भर व्यापार कीजिए। फिर 1639 ईस्वी में इनकी किस्मत और खुलती है ना। चंद्रगिरी के राजा क्या करते हैं, मद्रास को 12,000 रुपए के पट्टे पर दे देते हैं, है ना। फिर 1651 में क्या होता है, 1651 में अपने पीछे पढ़ा था, है ना। तो देखिए 1651 में इनको बंगाल की चीजें मिलती है, मतलब बंगाल में कोठी स्थापित होती है ना। अब 1680 में इनको थोड़ा सा तकलीफ होता है ना, जब औरंगजेब जजिया लगाता है और सर जॉन चाइल्ड बच्चागिरी कर देते हैं और वो क्या करता है कि इनके मुगलों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब औरंगजेब इन्हें खदेड़ देते हैं। फिर इसके बाद इस कहानी को सही देखिए, मतलब यहाँ से चीजें चलती है, 1686 में खदेड़े जाते हैं, है ना। फिर जॉब चार्नॉक आता है, जॉब चार्नॉक क्षमा विनती करता है ना, 1.5 लाख रुपए का भरपाई करता है ना। फिर इसके बाद 1686 देखिए, इसके बाद 1600 मतलब ये लोग आकर के बस जाते हैं। 1698 ईस्वी में अजीम उनसान ने क्या किया, इनको 3 गांव दे दिया।
कलिकाता, सुल्तानाती और गोविंदपुर, है ना। फिर जॉब चार्नक क्या करता है, फोर्ट विलियम की स्थापना करता है और कलकत्ता शहर को भी बसाता है। ठीक, तो यहां तक की चीजें आपने देखा। इसके बाद देखिए ये सब चीजें चलती रहती है, ऐसे चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना। असली खेल शुरू होता है प्लासी के युद्ध में 1757, है ना। 1757 को क्या होता है, जब प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के बाद पहले इनको 3 गांव मिलते हैं, है ना। 3 गांव मिलते हैं, फिर उस गांव के राजस्व को देखकर इनके मन में बहुत गंभीर लालच उत्पन्न होता है। फिर 1764 में, है ना, ये लोग क्या करते हैं, बक्सर का युद्ध करते हैं और बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप ये भारत की राजनीति में पूरी तरीके से हस्तक्षेप प्राप्त कर लेते हैं। शुरू में पहले इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्राप्त होता है, फिर धीरे धीरे मद्रास, बंबई, है ना, और आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये फिर अपने इतिहास में आगे पढ़ेंगे कि भारत को किस तरीके से दीमक की तरह खोखला करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक, तो यहां तक आपने अभी समझ लिया। देखिए इन चीजों का डिस्कशन हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। देखिए अब बात करते हैं अंग्रेजों के बाद डेनिस, है ना। डेनिस किस प्रकार से थे, तो देखिए डेनिस का कैरियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा भारत में व्यापार नहीं किया था। ये सबसे पहले जाने वाले थे, सबसे पहले जाने वाले तो डच थे, है ना। देखिए डेनिस की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा मतलब अपना व्यापार इन्होंने फैलाया नहीं था, बस यहाँ पे छोटा सा पॉइंट दिया। तो देखिए डेनिस के बारे में बस इतना याद रखेगा कि डेनिस के कोठियों की बात करेंगे तो इनकी कोठी तंजौर, सीरमपुर यहाँ सब होता है, और लास्ट में 1745 में ये अंग्रेजों को बेच करके वापस चले जाते हैं, है ना। तो अब इस चीज को पढ़ते देखिए, अंग्रेजों के बाद डेन मतलब डेनिस 1616 ईस्वी में भारत में आए थे। तंजौर जिले के, है ना, त्रयंबकोर, है ना, यहाँ पे ट्रांकेबोर लिखा है, त्रयंबकोर में 1620 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद बंगाल के सीरमपुर 1676 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1745 ईस्वी में सभी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश को बेच दी और वे भारत से चले गए, है ना। तो बस आपको इतना सा याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा कोई डेटा नहीं है। देखिए डेनिस की बात करेंगे तो इनकी एंट्री होती है 1616 में, है ना, यहाँ पे दिया है 1616 में, है ना। इनकी पहली फैक्ट्री लगती है कहाँ पर, देखिए ये तंजौर में लगती है ना, इसको याद रखिएगा, तंजौर या फिर त्रयंबकोर, इसको जो भी आपको याद रखना है ना। इसके बाद क्या होता है, तंजौर मतलब तमिलनाडु है तंजौर में, है ना, मतलब तंजौर तमिलनाडु तंजौर में, है ना। आगे देखेंगे तो सीरमपुर में इनकी दूसरी फैक्ट्री लगती है और 1745 ईस्वी में सब कुछ बेच देते हैं अंग्रेजों को और बेच करके वापस अपने देश चले जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फ्रांसीसी की बात करेंगे तो भैया अंग्रेजों से जो इन लोगों ने मोर्चा लिया था, एंग्लो फ्रेंच वार, इसको कर्नाटक का युद्ध भी कहते हैं, है ना। तो देखिए फ्रांसीसी की अगर बात करेंगे तो फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का नाम क्या है, द इंड ओरिएंटल की स्थापना होती है। देखिए यहाँ पे कॉल्बर्ट, है ना, कॉल्बर्ट क्या कर रहा है, इसने कंपनी की स्थापना करवाई, है ना। अब देखिए फ्रांसीसी पहले मेडागास्कर द्वीप में पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। मतलब ये सबसे पहले मेडागास्कर पर आते हैं और वहां पर उपनिवेश उनका स्थापित नहीं होता है। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला, इसका नायक फ्रैंको कैरो था, है ना। देखिए फ्रैंको कैरो के फ्रैंको कैरो के साथ एक इनका दूसरा दल चलता है ना, ये इस नेतृत्व करता होता है। इसके साथ देखिए इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। देखिए फ्रैंको कैरो, है ना, ये नेतृत्व करता था और साथ में कौन था, मरकारा भी था, है ना। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी, है ना, फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया। तो इतना याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों की पहली कंपनी सूरत में होती है ना। देखिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि देखिए मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त करता है और 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ, है ना। पहली कंपनी सूरत, दूसरी कंपनी कहाँ पर, मसूलीपट्टनम। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सैन थोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति दी लाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सेना सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सैन थोमा देने को बाध्य हुआ। देखिए 1672 ईस्वी में सैन थोमे मतलब मद्रास को भी कब्जा में ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि डच के द्वारा क्या करते हैं कि इन्हें हरा दिया जाता है और सैन थोमा इनके हाथ से चला जाता है। अब और आगे बढ़ेंगे। देखिए अंग्रेज समर्पित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली, पर 1697 ईस्वी में रेजविक की संधि के द्वारा वापस इन्हें लौटा दिया। देखिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, डचों को समर्थन दे रहे थे। 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से इन्होंने पांडिचेरी ले लिया, फिर बाद में संधि हुई रिजविक की संधि, जिसके तहत इन्हें वापस मिल गया, है ना। 1706 ईस्वी तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहा। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी तक उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बसाई थी, है ना। देखिए चंद्रनगर की फ्रांसीसी कोठी जहां पर बसाई गई थी वो जमीन किसने दिया था, शाइस्ता खान ने। जून 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज
को चिर स्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ तथा 1720 और 1742 के बीच लिनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि इनके पास लौट गई आई। ठीक, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया। देखिए फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और 1739 में कराईकल पर कब्जा किया। देखिए ये मॉरिशस याद रखिएगा, 1721 अभी जब हम लोग पढ़ेंगे ना कर्नाटक का युद्ध, तो यहाँ पे मॉरिशस का रोल आपको मिलेगा। 1725 में मालाबार पर ये अपना अधिकार स्थापित करते हैं। इसके बाद देखिए ये मालाबार स्थित माही जगह पर, और फिर इसके बाद 1739 में कराईकल, है ना। फिर पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व के फ्रांसीसियों को सभी बस्तियों को मुख्यालय बनाया गया, मतलब पांडिचेरी इनका मुख्यालय बना। और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया, मतलब डीजी कौन बना था? फ्रैंको मार्टिन बना था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। देखिए अगर डुप्ले की बात करेंगे तो जो कर्नाटक का युद्ध होता है, कर्नाटक का पहला युद्ध है ना, कर्नाटक का दूसरा युद्ध, इन सब में डुप्ले ही लड़ता है ना। तो अब डुप्ले प्रभावशाली होता है, चीजें किस प्रकार से चलती है इसका डिस्कशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक कंपनियों के आगमन की बात रही दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, चीजें आपको पढ़ने में मजा भी आया होगा। अब आगे हम लोग कर्नाटक के युद्ध की बात करेंगे। देखिए कर्नाटक का युद्ध अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, अक्सर दिक्कत होती है, चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन आपको इतने आसानी तरीके से पढ़ाई जाएगी ना कि आपको एकदम तुरंत पूरा दिमाग में छप जाएगा। आप क्लास एंड करेंगे और कर्नाटक का युद्ध आपके दिमाग में रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।